तो पौधों में पोषण का कहानी आप लोग खत्म कर लिए थे, है कि नहीं। पौधों में पोषण में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही थी और वो भोजन अपना खुद बना रहे थे। लेकिन जब बात करते हैं बच्चा हम लोग एनिमल में पोषण, मतलब कि जंतुओं में पोषण। किसमें पोषण बच्चों? जंतुओं में पोषण की जैसे ही बात करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन इन एनिमल। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन इन कौन चीज? एनिमल। तो जैसे ही जंतु में पोषण की बात करते हैं तो एक बात सोच समझ के बताइएगा कि जंतु में पोषण, पहला बात तो ये पौधा का उत्पादों को लेगा, पौधे के ही बनाए गए भोजन को खाएगा। ये चाहे आम खाए, अमरूद खाए, चाहे जो भी खाए, चावल खाए, दाल खाए, वो सब पौधा का ही उत्पाद है। तो पौधे के बनाए गए भोजन को खाएगा। कौन खाएगा? जंतु खाएगा। समझ रहे बात ना। तो जंतु जब पौधे के बनाए गए भोजन को खाएगा तो चूंकि जो जंतु के द्वारा बनाया गया भोजन है ना, वो कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है वो? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जटिल होता है। समझ रहे बात ना। अब चूंकि जो जटिल भोजन है तो उससे एनर्जी आपको कब मिलेगी? जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा। समझ रहे बात ना। जब वो कौन चीज में बटेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा और आपका कोशिका उसको ऑब्जर्व करेगा। समझ रहे बात ना। अब मान के चलिए कि एक आम है ना, आम बहुत बड़ा आम है। अब कोशिका के अंदर उसको ढकेलेंगे तो चल जाएगा, कोशिका तो खुद आंख से नहीं दिखाई देता है। तो कोशिका जब उस भोजन को ग्रहण करेगी, हमारा सेल, हमारे बॉडी के अंदर सेल में वृद्धि होती है, केंद्रक का विभाजन होता है और ढेर सेल डिवीजन होता है, तभी तो हमारे अंदर सेल की वृद्धि होती है और हमारा शरीर का ग्रोथ होता है। तो अब बात सोच समझ के बताइएगा कि जब छोटी छोटी कोशिकाओं के अंदर पोषणीय पदार्थों की जरूरत होगी तो जो कॉम्प्लेक्स भोजन है, जटिल भोजन जो हम लोग कर रहे हैं, वो डायरेक्ट सेल नहीं ले सकता है, अतः उसको छोटे छोटे अवयवी कणों में बांटना पड़ता है। जब छोटे छोटे कणों में बटेगा तभी तो वो उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। यानी कि उसका डाइजेशन होना जरूरी है, उसका अपघटन होना जरूरी है ना, उसका पाचन होना जरूरी है। समझ रहे बात ना। तो अब भोजन का जो पाचन होगा हमारे बॉडी के अंदर, जब हम भोजन को ग्रहण करेंगे, पहले तो बताओ कि पोषण किसे कहते थे। तो जिससे जीव भोजन को ग्रहण कर उसका अपने बॉडी में यूज करता है, चाहे वृद्धि के लिए यूज कर रहा हो, है ना, चाहे जिस चीज़ के लिए भी यूज कर रहा हो, भोजन को ग्रहण करेगा। जैसे मान के चलिए कि पौधा भी था, कार्बन डाइऑक्साइड जल को ग्रहण कर रहा है, नीचे से जो भी है उसके अंदर खनिज लवण उसको ऑब्जर्व कर रहा है और अपना पोषण बना रहा है ना, और अपना वृद्धि कर रहा है। उसी प्रकार से मनुष्य भी या फिर अन्य जंतु भी जो भी परपोषी हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चा कि जंतुओं में कौन पोषण होता है? परपोषी। जंतु बच्चा आपका हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब दूसरे जीवों पर ये क्या होते हैं बच्चा? आश्रित होते हैं। यानी कि दूसरे जीव के बनाए गए भोजन को लेंगे, जैसे पौधों के भोजन को लेंगे, ये पौधे के बनाए गए उत्पादों को लेंगे और लेने के बाद इनके बॉडी के अंदर उसका क्या होगा? डाइजेशन होता है ना, पोषण मिलता है उनको। अब ये पोषण जो मिलता है, जंतुओं में जो पोषण की प्रणाली है ना, न्यूट्रिशन की जो प्रणाली है, वो 5 चरणों में संपन्न होती है। समझ रहे बात ना। कितने चरणों में संपन्न होती है? 5। सबसे पहले जंतु, पहले तो आपको एक बात और पता होना चाहिए कि अगर हम जंतु की बात करें तो 2 रूपों में देखते हैं हम लोग। एक तो एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। कौन चीज? प्लांट को छोड़ करके अगर हम देखें तो एक कोशिकीय होते हैं और एक कौन चीज होते हैं? बहुकोशिकीय। तो चूंकि बहुकोशिकीय हैं, तो जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों में भोजन के पचने के लिए बहुत सारी चीज़ों के बनाए गए हैं। जैसे मुख है, ग्रसनी है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सारी चीज़ें हैं ना जी। लेकिन एक अमीबा की बात करें तो उसका तो शरीर खुद एक कोशिका का है, तो उसके अंदर क्या होगा? मुख, आहार नाल जो भी हैं वो सब चीज़ थोड़ी होगा, उसका एक एक कोशिका में सारी क्रियाएं होगी, है ना। लेकिन हम लोगों के लिए भोजन ग्रहण करने के लिए अलग सिस्टम बनाया गया है। समझ रहे बात ना। अरे बात समझ ना। भोजन को पचाने के लिए अलग सिस्टम बनाया गया है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एक प्रकार के जांता की तरह काम करता है। जांता समझते हो ना? जांता चक्की समझते हो ना? चक्की की तरह काम करता है। कैसे पीसता है चक्की, और सही यो पीसता है। जैसे भोजन किए ना तो उसको पूरा पीसेगा, पूरा उसको छोटे छोटे कणों में बांटेगा, तब उसका ऑब्जर्वेशन होता है इंटेस्टिन के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक झकास सा पॉइंट। क्या चीज़? जंतुओं में पोषण, है ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की अगर हम जब भी बात करते हैं बेटा, तो ये 5 चरणों में संपन्न होता है। कितने स्टेप में संपन्न होता है? 5 स्टेप में ये संपन्न होता है। मतलब कितने चरणों में? 5 चरणों में संपन्न होता है। बात समझ रहे हो ना। सबसे पहला चरण क्या है? सबसे पहला चरण है कि आपको भोजन को खाना पड़ेगा। जब खाओगे नहीं तो पचेगा कैसे? जब खाओगे ही नहीं तो भोजन पचेगा कैसे? बात समझ रहे हो ना। तो सबसे पहला जरूरी होता है भोजन को ग्रहण करना। तो भोजन को जो ग्रहण करने की विधि होती है ना, भोजन को क्या करने की विधि जो होती है? ग्रहण करने की विधि होती है, उसे हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं उसको? है ना, इंजेशन। जब भी हम किसी भोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे जिलेबी खाए, समोसा खाए, लिट्टी खाए, जैसे ही भोजन को ग्रहण किया, मुख में डाले, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चा? उसको अंतर्ग्रहण बोलते हैं, यानी कि इंजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको?
इंजेशन। इंजेशन क्या होता है समझ गए हो? कितने चरणों में संपन्न होता है जंतु में पोषण? 5। कौन कौन? एक तो इंजेशन माने अंतर्ग्रहण, एगो पाचन डाइजेशन यानी अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, उसके बाद बहिष्करण। ये पांचों के बारे में हम आपको समझाएंगे कि क्या क्या होता है। समझ रहे बात को ना? पहला चीज आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि एक कोशिकीय जीव के अंदर क्या आमाशय होगा, क्या उसके अंदर मुख होगा? बात समझ रहे ना? एक एक सेल के अंदर सारी क्रियाएं उसके अंदर होगी, है ना? लेकिन बहुकोशिकीय में अलग अलग सिस्टम बना है कि नहीं? भोजन को लेने के लिए अलग प्रकार का ये सिस्टम है, फिर उसके बाद अंदर जाने के लिए, फिर यहाँ से पचने के लिए आमाशय बनाया गया। सारे सिस्टम अलग अलग बने हैं। इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी की कहानी चलेगी 2-4 दिन। तो सबसे पहले मनुष्य चाहे जो भी जंतु हैं भोजन को ग्रहण करेगा, तो भोजन को ग्रहण करने की विधि क्या कहेगी? इंजेशन। इंजेशन क्या कहेगी बच्चा? इंजेशन। उसके बाद पाचन होगा। पहले तो इंजेशन किसे कहते हैं? तो भोजन को शरीर के भीतर अर्थात आहार नाल तक पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। जैसे ही भोजन आपको दिखा, सेव, अनार, है ना, कुकुर का मीट, चाहे बिलाई का मीट, चाहे जो भी है ना, चाहे आपको मुर्गा का मीट दिख गया, किसी किसी को सुअर का मीट दिख गया, तो उसको खाया, तो उसको मुख के अंदर डाला, तो वो क्या कहलाया? उसका वो सबसे पहला कहा है इंजेशन, मतलब कि अंतर्ग्रहण। उसको क्या बोलेंगे? यानी मुख से, चाहिए बोल सकते हो कि भोजन को आहार नाल में पहुंचाने की क्रिया। तो मुखी से आहार नाल शुरू हो जाता है, यहाँ से आहार नाल शुरू होता है, समझ रहे बात ना? और पूरा का पूरा यहाँ तक खत्म होता है आकर के बड़ी आंत, समझ रहे हैं ना, छोटी आंत। ये सब आहार नाल के ही भाग हैं। हम आपको बताएंगे मनुष्य के अंदर आहार नाल क्या क्या है। आहार नाल मतलब जहाँ से, जिस नाल से आहार होकर के गुजरता है और उसका पाचन होता है, ठीक है? तो अंतर्ग्रहण क्या है बच्चा? भोजन को शरीर के अंदर क्या करने की प्रक्रिया, आहार नाल के अंदर डालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? बोलो, अंतर्ग्रहण। यह पोषण का प्रथम चरण हुआ कि नहीं? यह पोषण का कौन सा चरण है? दूसरा चरण होता है डाइजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन मतलब पाचन। डाइजेशन मतलब, अब चूंकि जो आप भोजन किए हो भाई साहब, वो क्या है? अब आप सेव खाते हो, समझ रहे बात ना? तो सेव खाते हो, तो जैसे मान के चलिए कि सेव खाया, तो सेव खाने के बाद जब सुबह आप निकालते हो तो सेवे के जैसा रहता है वो, कि पूरा एकदम लेदरी फेदरी टाइप का, पीला पीला टाइप का हो गया रहता है। यानी कि पूरा उसको पीस दिया गया है और उसमें का सब जो मेन चीज़ है वो सबको चूस लिया गया है। जैसे उसके अंदर जो भी विटामिन, चाहे जो कुछ भी है उसके अंदर, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो कुछ भी, उस सबको हमारा शरीर क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है, अवशोषित कर लिया है। बात समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि कहीं ना कहीं जब वो सेब चाहे जो भी अनाज का जो टुकड़ा था वो गया, तो उसको क्या किया गया? टुकड़ों टुकड़ों में बांटा गया, छोटे छोटे कणों में क्या किया गया? उसको बांटा गया। तो उसी को कहते हैं पाचन। पाचन का मतलब क्या होगा? ठोस, जटिल या बड़े बड़े अघुलनशील। बड़े बड़े कौन चीज? अघुलनशील। जैसे मान के चलो कि सपोज करो कि एगो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, चावल का टुकड़ा जल में थोड़ी घुलता है, नहीं घुलता है ना? घुलता है, नहीं घुलता है। लेकिन जब वो हमारे सेल के, हमारे आहार नल के अंदर जाता है ना, तो उसको इतने छोटे कणों में बांटा जाता है कि वो जल में घुलनशील हो जाता है। यानी कि बड़े बड़े जो जटिल कण हैं, बड़े बड़े जो ठोस के जटिल कण हैं जो कि अघुलनशील है, उन कणों को एंजाइमों की सहायता से, किसकी सहायता से? बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम हमारे होते हैं इस आहार नल के अंदर, जैसे कि हम आपको बताएंगे। जैसे आपका जठर रस भी आएगा, समझ रहे बात को ना? पेप्सिन आएगा, तो ये सारे एंजाइम होंगे। उन एंजाइमों की मदद से क्या किया जाएगा बबुआ? इस भोजन को कौन कण में बांटा जाएगा? एकदम सरल और छोटे छोटे कणों में क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा, ताकि ये घुल सके, मतलब घुलनशील हो सके। समझ रहे माना कि ब्लड के अंदर जब जाए तो घुल जाए। जैसे आप भोजन करते हो तो भोजन पूरा पच जाने के बाद खून के अंदर ना जाता है, तो खून के अंदर उसको क्या हो जाना चाहिए? मिल जाना चाहिए, यानी कि ये घुलनशील हो जाना चाहिए। तबे ना ब्लड से फिर कोशिका में जाएगा वो जो खाए हो पोषणीय पदार्थ, तो वो घुलनशील हो जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। मतलब ठोस, जटिल, बड़े बड़े अघुलनशील कणों को एंजाइमों की मदद से छोटे छोटे कणों में बांटना क्या कहलाता है बच्चा? पाचन। और इस पाचन के लिए ढेर सारे सिस्टम बनाए गए हैं। आमाशय है, छोटी आंत है, समझ रहे बात ना? बड़ी आंत है। तो इनका डाइजेशन के लिए हमारे इस, है ना, इस स्टोमक के अंदर बहुत सारे कौन चीज का निर्माण किया गया? ऑर्गन्स का निर्माण किया गया। भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है, लार के द्वारा। जब भोजन को चबाते हो तो देखिएगा मुंह में लपेटा लपेटा के छोटा छोटा कणों में एकदम पीसते हैं जो हम लोग। जैसे ही भोजन को खाए उसके बाद उसको चबाए, पीसे, फिर लार में लपेटाया। लार जो होता है ना, लार ग्रंथि से लार निकलता है ना, कि लाला रस जो होता है ना, वो लार ग्रंथि से निकलता है। 3 ग्रंथियाँ होती है, 3 जोड़ी, सॉरी, कौन कौन? सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड, आगे बताएंगे। एक जोड़ी यहाँ होता है, समझ रहे बात? एक जोड़ी यहाँ होता है लार ग्रंथि, एक जोड़ी यहाँ होता है,
और एक जोड़ी इस जीभ के नीचे समझ रहे हो ना, कितनी जोड़ी ग्रंथि होती है, यानी कि 6 गो लार ग्रंथि होता है जिससे लार कसरा होता है, समझ रहे बात ना। तो मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है भोजन का। सारी बात आगे चलेंगे, अभी हम ये सीख रहे हैं कि कितने चरणों में भोजन संपन्न हो रहा है। सबसे पहला चरण क्या है? अंतर्ग्रहण। दूसरा चरण क्या है? पाचन। पाचन मतलब जटिल अणुओं का कौन चीज में टूटना? सरल सरल छोटे अणुओं में टूटना, है ना, समझ रहे बात को ना। और उसके बाद जब ये पाचन हो जाएगा तब जो बेटा तीसरा चरण होता है हम लोगों का, तो एक बात और याद रखोगे, ये पाचन 2 प्रक्रिया में होता है, एक भौतिक क्रिया, एक रासायनिक क्रिया। भौतिक क्रिया का मतलब भोजन को लेना और इसको चबाना, ये भौतिक क्रिया हुआ, ये पहला पाचन हुआ। और उसके बाद जब पेट के अंदर जाता है, चाहे मुंह के ही अंदर रहता है, तो बहुत सारे एंजाइमों के स्राव से फिर भी तो भोजन टूटता है, तो उसको बोलते हैं रासायनिक क्रिया। यानी कि भौतिक प्रक्रिया में पाचन में क्या होगा? भोजन को मुंह के अंदर चबाना, ग्राइंडिंग करना, है ना। और रासायनिक क्रिया में क्या होगा? भोजन में शरीर के द्वारा विभिन्न पाचक रसों के मिश्रण जो होता है, यानी कि भोजन के अंदर बहुत सारे रासायनिक पदार्थ या फिर एंजाइमों की मदद से उसको तोड़ना, वो कौन सा पाचन कहलाएगा? रासायनिक प्रक्रिया का पाचन। बात समझ रहे हो ना, यानी 2 प्रक्रियाओं में पाचन संपन्न होगा। इन दोनों प्रक्रियाओं की डिटेल में बात की जाएगी। उसके बाद बबुआ भोजन का अवशोषण होता है। भोजन चूंकि पच गया है तो पचने के बाद इनका क्या होगा बच्चा? अवशोषण होगा। अवशोषण का मतलब कि भोजन के जो कण छोटे छोटे हो गए हैं उनको आंत की दीवार के द्वारा, जो छोटी आंत होता है ना, उसके 3 भाग होते हैं, इलियम, है ना, जेजुनम, आग्रहणी, ये तीनों के बारे में हम बात करेंगे। तो आंत का जो दीवार होता है ना, वह दीवार इस छोटे छोटे जो कण में बच चुके हैं उसको ऑब्जर्व कर लेता है, खून में मिला देता है, समझ रहे बात ना। तो इसको कहते हैं बाबू कौन चीज? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। ये तीसरा चरण है। पाचन का एक कौवा चरण है तीसरा। भोजन के कण छोटे छोटे हो जाते हैं तो वे आंत के दीवार से गुजरते हुए खून में मिल जाते हैं, यह प्रक्रिया अवशोषण कहलाता है। अब सोचिए कि छोटा छोटा कण में नहीं बढ़ता तो इतना बड़ा सलहग से खून में घुस जाता और नस में पता चलता कि नस इतना बड़का मोटा हो गया, समझ रहे बात को ना। इसलिए उसको कौन चीज में बटना पड़ता है? छोटे छोटे कणों में बटना पड़ता है, और उसके मेन जो अंग भी है उस चीज को ऑब्जर्व करता है हमारा आंत की दीवार। तो फिर भी कुछ बचेगा ना मटेरियल, अरे मटेरियल बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। उसके बाद अभी समझिए चौथा चरण जो होता है वो स्वांगीकरण होता है। कौन करण होता है? अब ब्लड में चला गया तो ब्लड का प्रवाह पूरे बॉडी के अंदर होता है कि नहीं? तो पूरा ब्लड के साथ जो भी हम खून के साथ जो पोषक तत्व तो मिला हुआ है भोजन वाला, वह ब्लड के साथ हर सेल में जाएगा। कौन चीज में जाएगा? तो सुनिए, जैसे ग्लूकोज को खून ऑब्जर्व किया है ना, तो क्या करेगा? हमारा खून जब जाएगा सेल के पास, समझ रहे बात ना, तो वो ग्लूकोज को, है ना, उसके अंदर जो तरलीय भाग होते हैं खून के, वह तरलीय भाग उस ग्लूकोज को अपने में घुला करके सेल के अंदर पहुंचाते हैं। कौन चीज के अंदर पहुंचाते हैं? अगर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज, यानी कि जरूरत से ज्यादा आप भोजन का सेवन कर रहे हैं जिसमें ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा है, तो आपके ब्लड में जब ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो सेलों को तय वो सीमा ना होगा लेने का। अब जरूरत से ज्यादा तो नहीं ले सकता है, तो नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा, यानी कि खून में ग्लूकोज रह जाएगा, यानी कि खून मीठा हो जाएगा, तो उसे चीनी का बीमारी होने लगता है। बात समझ रहे हो ना? बातें समझ में आ रही है ना? तो आगे इसकी भी बात चलेगी। अब उसके बाद चूंकि अब ये हो चुका है, खून में मिल चुका है पोषक तत्व, तो अब इनका बाद जो चौथा चरण होता है वो स्वांगीकरण होता है। तो जो ब्लड के साथ भोजन का अवशोषण हुआ है, उस वो जो पोषणीय पदार्थ है जिनका अवशोषण हुआ है, जो खून में मिला हुआ है, उस पोषणीय पदार्थ को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, ताकि कोशिका वृद्धि कर सके, टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत कर सके, समझ रहे हो ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चा? स्वांगीकरण। साथ ही साथ ऊर्जा का भी उत्पादन कर सके। तो स्वांगीकरण के द्वारा क्या होता है कि पचे गए जो अवशोषित किए गए हैं पोषणीय पदार्थ ब्लड में जो अमिले हुए हैं, है ना, जो आंत की दीवार ने अवशोषित करके ब्लड में डाला हुआ है, वह ब्लड की मदद से, चूंकि ब्लड का प्रवाह पूरे शरीर में होते रहता है, एक प्रकार का परिवहन का काम करता है ना। तो जहाँ जहाँ कोशिका को जरूरत होता है ना, वहाँ वहाँ पहुँचाता है। समझ रहे बात को ना। जैसे एगो गाड़ी है तो जैसे बाढ़ आता है तो कैसे चारों ओर खाना का पहुंचाता है जहाँ जहाँ जरूरत होती है, उसी प्रकार से ब्लड क्या करता है, पूरे सेलों में इस चीज़ को, जो भी ग्लूकोज वगैरह के अणु जो अवशोषित किया हुआ है हमारा आंत का दीवार, वह ब्लड पूरे सेल के अंदर पहुंचाता है, और पहुंचाता है तो जिससे कोशिकाओं की वृद्धि होती है, शरीर की वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। यानी स्वांगीकरण क्या है? तो अवशोषित भोजन का शरीर की प्रत्येक भाग तक, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, ताकि शरीर की वृद्धि हो सके, उनका मरम्मत हो सके और ऊर्जा का उत्पादन हो सके। उस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। यह भोजन के पोषण का पाचन का कौवा चरण है बच्चा, बता जल्दी से बता। प्रक्रिया का चौथा चरण है। और लास्ट चरण होता है बउआ बहिष्करण। अभी बहिष्करण का है तो पच सब कुछ भोजन हम लोगों ने हमारा ब्लड ग्रहण कर लिया है, मेन मटेरियल जो है ले लिया है, तो उसके बाद कुछ कचरा फचरा बच जाएगा ना, जो सुबह पोटी के द्वारा बाहर निकाल देते हो,
है ना। तो मल को बाहर निकालना, है ना, जो अपचा भोजन है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है बेटा? इजेशन कहलाते हैं, यानी बहिष्करण। मल के रूप में अनपचे भोजन को गुदा, गुदा यानी एनल या एनस जिसे बोलते हैं, समझ रहे ना, एनस के माध्यम से ना बाहर निकालते हो, उस एनल के मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहिष्करण कहलाती है। यह प्रक्रिया भोजन का अंतिम और 5वां चरण है। बोलो बात समझ में आए ना। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो जो मूत्र होता है वो मूत्राशय में भरा रहता है ना, और सही जो अनपचा भोजन होता है ना, जिसे मल बोलते हैं, पोटी के रूप में जो बाहर निकालते हैं, वो हर एक टम में संचित रहता है। किस में संचित रहता है? और समय समय पर उसे बाहर निकाल लेते हैं। इस क्रिया को कहते हैं बहिष्करण। बोलो 5 चरण समझे कि नहीं समझे? तो मनुष्यों में या जंतुओं में पोषण इन 5 प्रक्रियाओं के यानी 5 चरणों के द्वारा होती है। कल से हम बात करेंगे अमीबा में पोषण, और अमीबा में पोषण पढ़ करके मनुष्यों में पोषण पढ़ेंगे और इस 5 चरण पर विचार करेंगे। भोजन को लेता है मुख के द्वारा, तो मुख से पाचन कैसे शुरू होता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, किस हिसाब से उसको चबाते हैं हम लोग, फिर यहाँ ग्रसनी होता है, फिर आमाशय क्या काम करता है ना, फिर उसके बाद छोटी आंत काम क्या करता है, फिर अवशोषण कैसे होता है, फिर उनका स्वांगीकरण कैसे होता है, और फिर उनका बहिष्करण कैसे होता है मनुष्यों में। इन सारी बात की जाएगी। लेकिन उसके पहले कल का क्लास चलेगा अमीबा में पोषण, यानी एक कोशिकीय जीव है। अब बताओ वो अमीबा में जब एक कोशिकीय जीव है तो क्या उसमें विशेष प्रकार की आहार नाल की प्रणाली होगी? क्या नहीं ना होगा? आहार तंत्र, पाचन तंत्र नहीं ना होगा? एक एक कोशिका में सब चीज होगा। तो बिजोड़ तरीका से केवल अमीबा में पोषण का बात कर लेंगे, उसके बाद 500 से मनुष्यों में पोषण चलेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो नोट करो जल्दी से।